हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि क्लास 10 सीबीएसई लाइव प्रोसेस का पार्ट है। और समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बेटा डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। अगर बेटा हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली जो फूड आप इनटेक करते हो वो फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होके एनर्जी को रिलीज करता है। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में क्या करेगा बेटा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है इसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। अगर बेटा हम इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे रेस्पिरेशन को। बेसिकली रेस्पिरेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप गैस इनटेक कर रहे हो, जिस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। ब्रीथिंग का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली गैस को इनहेल करना या एक्सहेल करना, इसे वेंटिलेशन भी कहा जाता है। यानी कि इनहेलेशन या एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। यानी सांस लेना सांस छोड़ना क्या हो जाएगा बेटा, एक तरीके से ब्रीथिंग कहलाएगा। और ये कैसा प्रोसेस है? तो फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग एक तरीके से फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन के टाइम क्या होता है बेटा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में आप डिटेल में अभी समझोगे। बेसिकली अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। दो पार्ट कौन कौन सा होता है रेस्पिरेशन का? यानी कि एक जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है एंड सेकेंड वन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और जो एब्सेंस में होता है उसे एनारोबिक बोलते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर वो फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो वो एरोबिक, एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक। कॉमन लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हो? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे क्या बोलोगे? एरोबिक। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो क्या बोलोगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है आप इसको डिटेल में समझेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले एरोबिक के बारे में समझते हैं। अभी बेटा मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। एंड फर्स्ट प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में किस में टूट जाता है? पायरुवेट में। और साथ में क्या रिलीज करता है? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बेटा ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है यानी पायरुवेट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी पहले स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। सेकेंड स्टेप में जो पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और क्या प्रोडक्ट मिल रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फिर एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या समझाया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का होना। फर्स्ट स्टेप में क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। क्या फॉर्म होता है? पायरुवेट, जो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का। 6 कार्बन मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से फॉर्म हुआ है। देन ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कहाँ ब्रेकडाउन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। आज जो नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अभी बताया एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अब ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो हमें ये प्रोसेस ईस्ट में भी पढ़ना है और ह्यूमन बींग्स में मसल सेल में भी पढ़ना है। तो और समझते हैं कैसे होता है।
अगर एनारोबिक प्रोसेस हम ईस्ट में बात करें बेटा, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म में, और क्या फॉर्म करेगा, पायरुवेट। यानी फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन है कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन करेगा 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, पायरुवेट में, है ना, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर इसे ऑक्सीजन मिलता तब तो ये ब्रेक डाउन किस चीज में कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन अब ये पायरुवेट जो है ये किस में ब्रेक डाउन करेगा, एब्सेंस में, एथानॉल। एथानॉल क्या होता है, C2H5OH। इस C2H5OH का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, है ना। और साथ में यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो मोड है जो ईस्ट में किस तरीके से होता है, ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ब्रेक करता है पायरुवेट में, देन आफ्टर ये किस में ब्रेक कर जाता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। अगर इसी प्रोसेस की बात करें हम मसल में किस तरीके से होता है, तो फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे भी कॉमन होगा, पायरुवेट का 3 कार्बन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंट में मसल्स में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का। और इसी एसिड की वजह से बेटा क्या होता है, मसल्स क्रैम्प, यानी कि मसल पेन, एक तरीके से मस्कुलर पेन, है ना। और साथ में एनर्जी यहाँ पर भी एटीपी के फॉर्म में रिलीज करती है। यानी मसल क्रैम्प का रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में मसल्स में किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का, है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प या मस्कुलर पेन होता है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, अगर बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम समझने की कोशिश करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में आप क्या कर रहे थे, गैस को इनहेल कर रहे थे या गैस एक्सहेल कर रहे थे। गैस इनहेल किसका करोगे, ऑक्सीजन, और एक्सहेल में क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ब्रीथिंग एक तरीके से एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पर आप क्या करते हो, गैस को इनटेक करते हो तो इनहेलेशन, एंड गैस को अगर आउटटेक कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, एक्सहेलेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। एंड रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है ह्यूमन बींग्स में, इसके बारे में हम समझेंगे कौन कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस वे में हो रहा है। आओ समझते हैं। सबसे पहले आप गैस को क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो। तो इनटेक करने में कौन हेल्प करेगा, नोज। नोज के पास क्या होता है बेटा, पोर्स होता है, जिस पोर्स को क्या बोला जाता है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के हेल्प से आप क्या करते हो, गैस को इनटेक करते हो। यानी नॉस्ट्रिल की मदद से क्या होता है, गैस अंदर की तरफ जाता है, यानी गैस का इनटेक किया आपने। इसके बाद अब ये एयर कहाँ जाएगा, नसल पासेस में, यानी नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ चला जाता है, नसल पासेस में। देन आफ्टर नसल पासेस के पास एक पाथ होता है जहां से फूड भी पास करता है एंड एयर भी, यानी कि फेरिंग्स एक कॉमन पासेज है, एक कॉमन पासेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। फूड एंड एयर दोनों का कॉमन पासेज कौन हो जाता है बेटा, फेरिंग्स हो जाता है। यानी यहां से एयर भी पास करता है एंड फूड भी। इसके बाद वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंग्स कहा जाता है। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद जो है एयर कहाँ चला जाता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में। विंड पाइप पे जो एयर जा रहा है ना, विंड पाइप में यानी कि ट्रैकिया में जो एयर जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है, मान लो ये विंड पाइप है, ठीक है। विंड पाइप में जो एयर जाता है तो विंड पाइप के इस पासेस को, जहां से एयर पास कर रहा है, इसको हम ग्लॉटस कहते हैं। एंड ग्लॉटस के पास एक मस्कुलर फ्लैप लगा रहता है। इस मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को एपिग्लॉटस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटस, ठीक है। अब एपिग्लॉटस का फंक्शन क्या है, ये जो एपिग्लॉटिस है इसका फंक्शन होता है, क्योंकि विंड पाइप और फूड पाइप पास पास होता है ना, तो जब हम एयर इनटेक कर रहे हैं तो ये एयर या फूड इनटेक कर रहे हो तो ये एक दूसरे में एक्सचेंज ना हो जाए,
यानी कि फूड की एंट्री को विंड पाइप में प्रिवेंट करने में कौन हेल्प करता है? एपिग्लॉटिस हेल्प करता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या है? एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है? विंड पाइप को क्लोज कर देता है जब आप फूड को इनटेक कर रहे होते हो, है ना। एंड देन बात करते हैं हम ब्रोंची की। ब्रोंची क्या होता है? अगर आप ब्रोंके की बात करोगे कि ब्रोंके क्या होता है, तो आपका जो वेंट पाइप होता है, ये वेंट पाइप डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, है ना। मान लो ये वेंट पाइप है तो इसकी पार्टीशन हो जाती है दो पार्ट में। अब इसी पार्टीशन को आप क्या बोलते हो? ब्रोंकाई कहते हो, जिसमें कि लंग्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है ना। यहां से क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है ट्रैकिया के पास से कि ट्रैकिया के ऊपर ना बेटा रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, इस तरीके से कार्टिलेज की रिंग बनी होती है ट्रैकिया के ऊपर। तो ये क्यों प्रेजेंट है ना, इसका क्या फंक्शन है? इस रिंग ऑफ कार्टिलेज से क्या बेनिफिट है? तो बेसिकली एयर बहुत प्रेशर से आ रहा है और प्रेशर से एयर आने की वजह से आपका वेंट पाइप कोलैप्स ना कर जाए, इससे रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो आपको ये बात याद रखिएगा, क्या बताया मैंने? ट्रैकिया के ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज बना होता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंटिंग करता है किसकी? वेंट पाइप की कोलैप्सिंग को, यानी ट्रैकिया की कोलैप्सिंग को ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, क्योंकि एयर प्रेशर से आता है। अब मैंने बताया वेंट पाइप का क्या हो गया? पार्टीशन हो गया किसमें? ब्रोंकाई में। अब देन क्या होता है बेटा? फर्दर इस ब्रोंकाई का भी क्या हो जाता है? पार्टीशन हो जाता है, जिस छोटे छोटे ब्रांचेस को आप क्या बोलते हो? ब्रोंक्यूल्स कहते हो। यानी ये ब्रोंकाई फर्दर फिर से पार्टीशन करके छोटा छोटा ब्रांचेस बनाता है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। एंड इस ब्रोंक्यूल्स का फिर फर्दर पार्टीशन होता है, जिसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई लगा हुआ होता है, जिसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? गैस का एक्सचेंज करना। किस तरीके से गैस का एक्सचेंज होता है? मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा? ट्रैकिया का पार्टीशन दो पार्ट में, ब्रोंकाई एंड फर्दर इस ब्रोंकाई का पार्टीशन ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में क्या लगा हुआ होता है? बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिस बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई किसमें हेल्प करता है? गैस के एक्सचेंज में। किसके हेल्प से? तो एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है बेटा? कैपिलरीज, वॉल ऑफ कैपिलरीज होती है, और इस वॉल ऑफ कैपिलरीज के हेल्प से क्या होता है बेटा? गैस का एक्सचेंज होता है। यानी एल्वियोलाई का फंक्शन क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स क्या हुआ यहाँ पर बेटा? ऑक्सीजन वो देंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर हम समझे रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेसिकली क्या होता है बेटा? लंग्स होता है ना। यहाँ हमने बात किया कि ये सारे जो पार्टीशन थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नॉस्ट्रिल क्या कर रहा था? गैस इनटेक में हेल्प कर रहा था। नसल पासेस से भी एयर पास हो रहा था, है ना। फिर हमने देखा फैरिंग्स कॉमन पासेस था। देन एयर कहाँ चला गया था? ट्रैकिया में, है ना। ट्रैकिया क्या है बेटा? विंड पाइप है जिसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज बना हुआ था, हमने देखा। फिर फर्दर ब्रांचेस बनी, ब्रोंकाई, देन आफ्टर ब्रोंक्यूल्स। अब इस ब्रोंक्यूल्स में क्या था? एल्वियोलाई, जो गैस का क्या करा रहा था? एक्सचेंज। अब ये सब कहाँ प्रेजेंट है? बेसिकली ये सब लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। लंग्स एक मस्कुलर बैग है जिसके अंदर क्या होता है? ये एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि गैस के एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है ना। अब लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ऐसे तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे प्लेयूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लंग्स के बाहर क्या होता है बेटा? एक मेम्ब्रेन होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है लंग्स आपका। उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? प्लेयूरल मेम्ब्रेन, है ना। लंग्स के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं? प्लेयूरल मेम्ब्रेन। और दो प्लेयूरल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे जो पार्टीशन देख रहे हो ना, जो पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? प्लेयूरल फ्लूइड। ठीक है। और बाहर से लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? रिब्स प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर आप ऐसा समझो कि आपकी बॉडी एक ड्रम की तरह है ना,
और ड्रम के सेंटर से आप एक स्ट्रक्चर पास कर दो जिसे डायफ्राम कहा जाता है, तो आपकी बॉडी का क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, एक ऊपर वाला पार्ट एंड दूसरा नीचे वाला। जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा उसे चेस्ट कैविटी कहा जाता है, चेस्ट कैविटी भी कह सकते हो और इसे थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं, ठीक है, थोरैसिक कैविटी। और जो नीचे वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। एंड आपका जो लंग्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में। और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास क्या होता है बेटा, रिब्स होता है, जो कि 12 पेयर होता है। अब ये रिब्स कैसे होता है, आगे से जो रिब्स है वो अटैच्ड होता है एक बोन से, जिस बोन का नाम क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है बेटा, जो कि रिब्स को क्या करता है, अटैच्ड करता है। इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। रिब्स जो होता है आगे से तो स्टर्नम से अटैच्ड होता है, पर पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है, ठीक है। अब हम इस रिब्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, रिब्स की अगर हम पार्टीशन करेंगे तो 3 पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। क्या क्या बताया बेटा, रिब्स की कितनी पार्टीशन में, कितने पार्ट में डिवाइड किया, ट्रू रिब्स में, फॉल्स रिब्स में एंड फ्लोटिंग रिब्स में। अब ये डिवीजन मैंने किस तरीके से किया, मतलब मैंने रिब्स को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, एक ट्रू रिब्स है, सेकेंड वन फॉल्स है एंड थर्ड वन फ्लोटिंग है। किस तरीके से, ट्रू रिब्स का मीनिंग ये होता है बेटा कि जो रिब्स स्टर्नम से भी अटैच्ड हो और वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। नंबर 1 to 7 यानी टोटल जो 12 पेयर है इसमें 1 से 7 तक के नंबर में जो आता है वो स्टर्नम से भी अटैच्ड होता है एंड वर्टिब्रल कॉलम से भी। और इसके बाद जो रिब्स से फॉल्स कहा जाता है, फॉल्स का मतलब क्या है, 7 के बाद 7 से ही अटैच हो जाता है 8, 9 एंड 10 नंबर। 8, 9 एंड 10th जो पेयर होते हैं वो किससे अटैच्ड हो जाते हैं, 7th वाले से, ठीक है, एंड पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से, तो वो फॉल्स हो गए। उसके बाद बेटा जो फ्लोटिंग रिब्स होता है जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करता है, ये जो फ्लोटिंग रिब्स है इसके जो 11th एंड 12th नंबर वाले हैं, है ना, ये स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। यानी रिब्स का फंक्शन क्या हो गया, ये किसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। ट्रू का मतलब नंबर 1 to 7 जो कि वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है एंड ब्रेस्ट बोन से भी। फॉल्स किसे कहते हैं, 8, 9, 10th पेयर, क्यों, क्योंकि वो 7 नंबर वाले से जाकर अटैच्ड हो गया है ना, वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होता है। एंड 11th एंड 12th पेयर क्या होता है बेटा, ये जो रिब्स है ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है, स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, इसलिए इसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। डायफ्राम तो अभी बताया था आपको, एक सी शेप का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ना, जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। इसी के हेल्प से, डायफ्राम के हेल्प से, जिसके पास एक मसल प्रेजेंट होता है, इंटरकोस्टल मसल रिब्स के पास, डायफ्राम के पास, इसकी वजह से ही क्या होता है बेसिकली बेटा, आप इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हो, यानी गैस का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आप किसके हेल्प से कर रहे हो, डायफ्राम के हेल्प से, ठीक है। अब अगर हम बात करें, है ना, तो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या समझा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली आप गैस का क्या कर रहे हो, जो इनहेल कर रहे हो ब्रीथिंग में, है ना, उसके बाद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से, इनहेलेशन में आपने ऑक्सीजन लिया, एक्सहेलेशन में आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, ठीक है। तो इसके हेल्प से जो फूड प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ह्यूमन बींग्स में इसी तरीके से क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।